हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। ये वीडियो ऑडिट और लॉ पर नहीं है। हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इंड AS 116 और AS 19 के बीच में जो भी मेजर चेंजेस हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो इंस्टीट्यूट ने इशू करी थी RTP फॉर May 20 अटेम्प्ट। तो उसके अंदर ये हमें इंड AS 116 और AS 19 का डिफरेंस गिवन है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी नॉलेज से भरी हुई वीडियो होगी, क्योंकि हम ये पूरा मेजर चेंजेस 10 मेजर चेंजेस होते हैं, 10 मेजर चेंजेस हैं इंड AS 116 और AS 19 में। हम सब कवर करेंगे और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये वीडियो ख़त्म होते तक आपको ये सारे चेंजेस लर्न हो जाएं। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको याद होगी क्या लिखा है इसके अंदर, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो इज़ के स्किप मत करना वीडियो को, एंड तक पूरी देखना। तो सिट बैक रिलैक्स, पूरी वीडियो सिर्फ सुनते जाओ, सब कुछ याद हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये 10 डिफरेंट चेंजेस हैं जो इंड AS 116 और AS 19 के हैं, तो इनको आपको याद कैसे करना है ये हम निमोनिक से याद करेंगे। कि ये सब आप देख रहे हो लीज डेफिनेशन या मॉडिफिकेशन, स्कोप, इंसेप्शन ऑफ लीज, इसके लिए हम इसको याद करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बात आती है। ये 10 चेंजेस हैं: लीज डेफिनेशंस, मॉडिफिकेशन, स्कोप, इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज, क्लासिफिकेशन, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ये सीरीज़ में याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को नीचे ही रखना। अब आप इसको याद कैसे करोगे? आपको अगर याद हो तो प्रवीण शर्मा सर की क्लास में, अगर आप लोगों ने प्रवीण शर्मा सर की क्लास ली है तो गुड, अगर नहीं ली तो मैं बता देता हूँ। वो हमें जो भी चीज़ें क्लास में लिखते थे वो हमें पोर्टल पे, अपने जो उनकी वेबसाइट है उस पोर्टल पे हमें LMS में दे देते थे। तो LMS की फुल फॉर्म वैसे होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रवीण शर्मा सर ने जो LMS दिया, मतलब LMS इन प्रवीण शर्मा क्लास जो हमें मिला, उसमें लिखा था DID, उसमें लिखा था DID। अब आप इसको किसी भी तरीके से आगे पीछे कर सकते हो कि डिड प्रवीण शर्मा क्लासेस प्रोवाइड LMS, या कुछ भी ऐसा जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन पॉइंट्स ही हैं। 10 पॉइंट आप याद कैसे करोगे? जो ये रेड वाले पॉइंट है LMS IPSC DID, इसे कैसे याद करोगे आप? लीज डेफिनेशन L से हो गया, M से हमारा मॉडिफिकेशन हो गया, स्कोप हो गया, इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज एक हो गया, P से प्रेजेंटेशन, S से हमारा सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स ये वाला, और C से हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, और D से डायरेक्ट कॉस्ट, और फिर I से इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, और D से डिस्क्लोजर। तो इससे आपको याद कर लेने हैं 10 पॉइंट, जो 10 चेंजेस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब आपसे जितने भी चेंजेस पूछे जाएँ 6-8, आपको 10 के 10 याद रखने हैं इस एक स्टेटमेंट से। LMS इन प्रवीण शर्मा क्लास में लिखा था DID। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लीज डेफिनेशन, आई होप आपको पर्टिकुलर्स तो इसके याद हो जाएंगे। अब अंदर पढ़ते हैं लीज डेफिनेशन को कैसे पढ़ेंगे हम लोग। देखो, अंडर इंड AS 116 द डेफिनेशन ऑफ लीज इज सिमिलर टू दैट इन AS 19। जो डेफिनेशन AS 19 में गिवन है वैसी ही सिमिलर डेफिनेशन इंड AS 116 में भी गिवन है, बट इन इंड AS 116 there is substantial change in the guidance of how to apply this definition। हमें इंड AS 116 में एक एडिशनल चेंज क्या दिखता है, एक सब्सटैंशियल चेंज क्या दिखता है? हमें वहाँ पर एक गाइडेंस दी जाती है कि इस डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करना है। द चेंजेस प्राइमरली रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। जो चेंज है ना, ये जो सिग्निफिकेंट चेंज है, ये प्राइमरली किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? कंट्रोल के बेस पर है। आप में से जिसने भी इंड AS 116 पूरा पढ़ लिया है या उसका ओवरव्यू पढ़ लिया है, तो और अगर आप डिटेल में कुछ शेयर करना चाहते हो अपनी नॉलेज, अगर आपके अंदर ऐसे हो रहा हो कि नहीं मैं ये और अच्छे से समझा सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। तो जो चेंज हमने, जो गाइडेंस आई है हाउ टू अप्लाई दिस डेफिनेशन, वो जो चेंज है वो किससे रिलेट करता है? कंट्रोल से।
यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज और नॉट, और वो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीज है भी या नहीं है। लेकिन AS19 में मेजर चेंज क्या है, ऐसी कोई गाइडेंस वहाँ पर नहीं है, नो सच गाइडेंस गिवन देयर इन, हम सिर्फ चेंजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे चल के आपको लगेगा कि ये चीज़ वहाँ क्या होगा या वहाँ पर क्या लिखा होगा, लेकिन याद रखो हम सिर्फ चेंजेस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लीज डेफिनेशन दोनों में गिवन है, इंड AS 116 में भी, AS19 में, और वो काफ़ी सिमिलर है। लेकिन इंड AS 116 में जो डेफिनेशन गिवन है उसके अंदर गाइडेंस दे रखी है कि डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करना है, और जो चेंज है वो कैसा है, वो कंट्रोल के बेसिस पर चेंज है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है ये लीज है भी या नहीं है। आई होप आपको लीज डेफिनेशन समझ आ गया होगा। एम से आता है मॉडिफिकेशन। इंड AS 116 ब्रिंग्स इन कॉम्प्रहेंसिव प्रिस्क्रिप्शन ऑन अकाउंटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन एंड लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। इंड AS 116 एक कॉम्प्रहेंसिव प्रिस्क्रिप्शन मतलब एकदम डिटेल्ड में प्रिस्क्रिप्शन देता है जब हमें अकाउंटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन करनी है। लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन होती है उसकी अकाउंटिंग करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्रिस्क्रिप्शंस देता है इंड AS 116, लेकिन ऐसी कुछ भी गाइडेंस या कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन AS19 में गिवन नहीं है। ओके, आई होप आपको LM समझ आया होगा। स्कोप, अब देखो जैसे ये, अब यहाँ पर हम इंड AS 116 को पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम AS19 को पढ़ेंगे, क्योंकि जिसके अंदर जो चेंज होगा पहले वही पढ़ना पड़ेगा ना। अब जैसे स्कोप में क्या है, AS19 एक्सक्लूड लीजेस ऑफ लैंड फ्रॉम इट्स स्कोप। AS19 लैंड पर नहीं लगता, लेकिन ये क्या कहता है, इंड AS 116 हैज़ नो सच स्कोप एक्सक्लूजन। ऐसा इंड AS 116 में कोई स्कोप एक्सक्लूजन मतलब ऐसा नहीं है, वो सबको ही कवर कर लेता है। ठीक है, तो LMS तो हो गया आपका। आगे चलते हैं आई की तरफ। इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज। इंसेप्शन का मतलब वैसे होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एस्टैब्लिश पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंसेप्शन का होता है मतलब द एस्टैब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का एस्टैब्लिशमेंट या कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट। तो इंड AS 116 इनमें भी डिफरेंस बताता है। इंड AS 116 में एक साथ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज। कमेंसमेंट ऑफ लीज और इंसेप्शन ऑफ लीज के बीच में डिफरेंस है इंड AS 116 में, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस AS19 में नहीं है। अब वो क्या डिफरेंस है, क्या है, वो आप जब इंड AS 116 पढ़ोगे आपको वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपको कितनी बार समझनी है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि इंड AS 116 में डिस्टिंक्शन है और उसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको 4 पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन। इंड AS 116 एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस एज इधर ऑपरेटिंग लीजेस और फाइनेंस लीजेस फॉर अ लेसी, एंड इंस्टेड क्या करा इन्होंने, मतलब इंड AS 116 ने एलिमिनेट कर दिया कि आपको लीज को क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में। इंस्टेड उन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूसेस अ single lessee accounting model which requires lessee to recognize assets and liabilities for all leases unless it applies the recognition exemption applies। ये मैं बताता हूँ क्या है। देखो पहली चीज़ तो इंड AS 116 में कोई ऑपरेटिंग लीज या कोई फाइनेंस लीज ऐसा चक्कर नहीं है। इंस्टेड इन्होंने कोई एक सिंगल वो निकाल दिया कि लेसी के लिए एक अकाउंटिंग मॉडल निकाल दिया कि भैया क्या होता है, मतलब लेसी को क्या करना होगा, रिकग्नाइज करना होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को फॉर ऑल लीजेस, सारी लीजेस को एसेट या लाइबिलिटी ही रिकग्नाइज करना होगा, अनलेस वो क्या ना अप्लाई कर दे, इट अप्लाइज द रिकग्निशन एग्जेम्पशन अप्लाइज। अब वो रिकग्निशन एग्जेम्पशन क्या है हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर चल के, ओवरव्यू में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पढ़ते हैं इंड AS 19 में क्या लिखा है, बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि, एक मिनट देना मेरे को बस। ये तो वापस ही आ गए हम। रिकग्निशन एग्जेम्पशन, सिर्फ इसको पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। इन एडिशन टू द अबव स्कोप एक्सक्लूजन, स्कोप एक्सक्लूजन आप पढ़ चुके हो, लैंड को हमने स्कोप एक्सक्लूजन में रखा था और नहीं है ऐसा कोई, छोड़ दो, मतलब इतना ये नहीं भी पढ़ोगे तो। ये देखो, अ लेसी कैन इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द रिकग्निशन मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 116 टू शॉर्ट टर्म लीजेस एंड लो वैल्यू लीजेस। जो शॉर्ट टर्म लीजेस हैं और जो लो वैल्यू लीजेस हैं उसको उस केस में
लेसी क्या करेगा, कोई रिकग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया अप्लाई ही नहीं करेगा। अब समझना वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अब आपको समझ आ जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट मैं ले चलता हूँ वापस वहीं पे आपको। ये क्या कह रहे थे कि इंड AS 116 ने ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज को हटा दिया है। इंस्टेड उन्होंने क्या कर दिया है, एक सिंगल लेसी अकाउंटिंग मॉडल, आप एसेट या लाइबिलिटी ही रिकग्नाइज करोगे अनलेस आपने क्या करा, एक लो वैल्यू लीज ले रखी है तो आपने उसे रिकग्नाइज ही नहीं करा। आपने रिकग्निशन एग्जेम्पशन ले ली किस पे, लो वैल्यू लीजेस पर, और जो हमारे कम शॉर्ट टर्म वाले, मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गए या लो वैल्यू लीजेस हो गई, उसके ऊपर आपने रिकग्निशन एग्जेम्पशन लगाया, उसको कंसिडर ही नहीं करा कि वो लीज है, तो उसके ऊपर आप रिकग्नाइज नहीं करोगे एसेट एंड लाइबिलिटीज़। बाकी सबके ऊपर आपको ऑपरेटिंग फाइनेंस में बांटने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल अकाउंटिंग मॉडल पकड़ो जिसमें या तो आप एसेट मानोगे या लाइबिलिटी मानोगे लीजेस को, अनलेस ना किया हो रिकग्निशन एग्जेम्पशन बोले तो आपने लो वैल्यू लीजेस को रिकग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन किया ही नहीं, मतलब कंसिडर ही नहीं करा कि वो लीज है हमारा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप दोबारा भी पढ़ना चाहो दोबारा पढ़ो। रिकग्निशन एग्जेम्पशन को और डिटेल में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो आप, मतलब एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि क्या है। अब AS 19 रिक्वायर अ लेसी टू क्लासीफाई लीजेज एज ईदर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ये सबको पता है कि AS 19 तो लीजेस को दो पार्ट में बांटता है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। लेकिन इस केस में क्या है, इंड AS 116 में ऐसा कुछ नहीं बांटना, सिंगल अकाउंटिंग मॉडल है, या तो एसेट पकड़ो या लाइबिलिटी पकड़ो, सारी लीजेस को। कौन सी लीज को नहीं पकड़ना, जहाँ पर आपने रिकग्निशन एग्जेम्पशन ले लिया, और रिकग्निशन एग्जेम्पशन क्या होती है हमारी, लो वैल्यू लीजेस को हटा देना, बिल्कुल। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर होगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेल एंड लीज बैक ट्रांजिशन। इन इंड AS 116 द अप्रोच फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गेन लॉस फॉर अ completed sale is different. The amount of gain loss should reflect the amount that relates to the right transfer to the buyer lesser. इंड AS 116 में अप्रोच जो होती है प्रॉफिट और लॉस को निकालने की, वो एकदम अलग होती है। जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो किसके पास जाएगा, वो बायर के पास, लेसर के पास चला जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट, वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा उस केस में। लेकिन यहाँ पर AS 19 में तो आपको पता ही है कि एज पर AS 19 इफ़ अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन अ फाइनेंस लीज, अगर सेल एंड लीज बैक हमारी फाइनेंस लीज हो जाती है, एक्सेस, इफ एनी ऑफ द सेल प्रोसीड्स ओवर द कैरिंग अमाउंट शैल बी डिफर्ड एंड amortized बाय द सेलर लेसी ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज्ड एसेट्स। ये वैसे बहुत डिटेल में समझने वाला पॉइंट है, लेकिन आई बिलीव आपने AS 19 एक बार तो कभी करा होगा और आपको पता होगा कि जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट निकल आता था उसको हम क्या करते थे, हम पूरा डेफर करते थे डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में, कि जितने साल तक डेप्रिसिएशन चलेगा उतने ही साल तक हम उसको डेफर करते हुए चले जाएंगे। तो AS 19 में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आई होप आपने पढ़ा होगा और इसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई भी करा होगा आपने, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे ऐसे। ठीक है, इंड AS 116 में कुछ समझने की बात आएगी तो वो हम समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ, देखो। इंड AS 116 रिक्वायर्स अ सेलर लेसी, सेलर कौन है, लेसी, बायर कौन है, लेसर, टू यूज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेल एज पर इंड AS 115। अब जो सेल की डेफिनेशन यूज़ करनी है ना, वो कौन सी करनी है, इंड AS 115 वाली करनी है। इंड AS 115 बोल दो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स with customer to determine whether a sale has occurred in a sale and leaseback transaction। आपको सेल एंड लीजबैक ट्रांजेक्शन के अंदर जो सेल की डेफिनेशन पकड़नी है वो कौन सी होने वाली है, वो इंड AS 115 वाली होने वाली है। अब समझो क्या लिखा है आगे, इफ़ द ट्रांसफर ऑफ द अंडरलाइंग एसेट satisfy the requirement of Ind AS 115 to be accounted for as a sale, the transaction will be accounted for as a sale and a lease by both the lessee and the lessor। अगर वो सही में सेल की डेफिनेशन में फॉल कर जाती है जो कि इंड AS 115 में लिखा है तो उसको सेल कंसिडर करा जाएगा बाय बोथ लेसी एंड लेसर। इफ़ नॉट, अगर नहीं करती तो द सेलर लेसी जो है शेल रिकग्नाइज अ फाइनेंस लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे एंड द बायर लेसर विल रिकग्नाइज अ फाइनेंशियल एसेट। जो बायर है वो फाइनेंशियल एसेट पकड़ेगा, जो सेलर है वो फाइनेंस लाइबिलिटी उसको कंसिडर करेगा। और उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, हम इंड AS 109 लगाएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर।
इंड एस 109 भी आप पढ़ते हो, ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स को भी इंड एस 109 पढ़ना है। हम 32, 107, 109 एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ पर हम फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी दोनों पढ़ते हैं। तो अगर तो ये सेल है तो इसे लीज समझो और आगे बढ़ो, अगर तो ये सेल नहीं है तो ये सिर्फ फाइनेंस एसेट है और फाइनेंस लाइबिलिटी पकड़ो और आगे बढ़ो। ये लिखा है इंड एस 116 में। AS 19 साफ अपने हाथ जोड़ देता है, AS 19 डज नॉट कंटेन सच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई होप आपको 6 पॉइंट याद हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ईजी है, बहुत टेक्निकल हैं ये याद करने, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एकदम डिटेल में समझा सकूँ। और जो आपको पर्टिकुलर्स याद रखने हैं उसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 6 पॉइंट्स हो गए हमारे आउट ऑफ 10। आगे चलते हैं। सेवेंथ हमारा जो है वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वाला है। ठीक है, फॉर लेसर द ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, फाइनेंस लीज लेसर अकाउंटिंग। अब फाइनेंस लीज लेसर अकाउंटिंग क्या होगी? देखो, नॉन मैन्युफैक्चरर है या नॉन डीलर है तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड ऑटोमेटिकली इन द फाइनेंस लीज रिसीवेबल। अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर हो या नॉन डीलर हो तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से आप वो करोगे काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो हमारा है लीज का, इस तरीके से डिफाइन होगा कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमारी फाइनेंस लीज के अंदर ही इंक्लूड हो जाए, जो भी हमारी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन AS 9 क्या कहता है? ईदर रिकग्नाइज एज एक्सपेंस इमीडिएटली और एलोकेटेड अगेंस्ट द फाइनेंस इनकम ओवर द लीज टर्म। मतलब ये जो और वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर डीलर हो तो AS 19 की तरह, और AS 19 क्या कहता है? एक्सपेंस ऑफ कर दो उसको। ऑपरेटिंग लीज लेसर अकाउंटिंग, इसमें क्या करेंगे? एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज एसेट एंड रिकग्नाइज एज एक्सपेंस ओवर द लीज टर्म ऑन द सेम बेसिस एज लीज इनकम। अब अगर ऑपरेटिंग लीज है, लीज वाला है, तो आप क्या करोगे? कैरिंग अमाउंट के अंदर ही उसे ऐड कर लोगे और उसको एक्सपेंस कंसिडर करोगे ओवर द लीज टर्म, जितना भी आपका लीज टर्म होने वाला है। और किस बेसिस पर? लीज इनकम के बेसिस पर। AS 19 आपको पता होगा कि इधर डेफर्ड एंड एलोकेटेड टू इनकम ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन टू द रिकग्निशन ऑफ रेंट इनकम और रिकग्नाइज एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इनकर्ड। देखो दोबारा समझते हैं इसको। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि लेसर के लिए जो ट्रीटमेंट होगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, उसको कैसे हम डील करेंगे। अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर या नॉन डीलर हो तो इंटरेस्ट रेट को आप मतलब इसको क्या करोगे? इस तरीके से डिफाइन कर दोगे कि फाइनेंस लीज रिसीवेबल के अंदर ही ये चीज़ इंक्लूड हो जाए, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारी होने वाली है। AS 19 क्या कहता है कि भैया या तो एक्सपेंस ऑफ कर दो या एलोकेट कर दो फाइनेंस इनकम ओवर द लीज टर्म। मैन्युफैक्चरर डीलर है तो दोनों में सेम होगा, एक्सपेंस ऑफ कर दो। ऑपरेटिंग लीज है तो AS 116 क्या कहता है? कैरिंग अमाउंट में ऐड करो और एक्सपेंस कंसिडर करो इनकम के बेसिस पे, लीज इनकम के बेसिस पे इसे वो कर दो, एक्सपेंस ऑफ। और इधर हमारा AS 19 क्या कहता है कि डेफर्ड कर दो, एलोकेट और इनकम को या तो डेफर्ड कर दो और एलोकेट कर दो इनकम को ओवर द लीज टर्म, और अदरवाइज इसको आप एक्सपेंस ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। 7 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब पॉइंट नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 8 काफ़ी छोटा है, अब वैसे कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। पॉइंट नंबर 6 और 7 थोड़े से टेक्निकल हैं, उसको आपको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो आई बिलीव आपको अभी ही ध्यान हो गया होगा, नहीं तो हम वीडियो एंड करने से पहले एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज हैज़ बीन मॉडिफाइड। यहाँ पर हमें मॉडिफाई कर दी गई है और यहाँ पर एक डिफरेंट डेफिनेशन गिवन है। ये सिर्फ चेंजेस हैं, क्या है क्या चेंज आया, क्या मॉडिफिकेशन हुई, वो जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसके अंदर समझ आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर हमें मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पर भी डिफरेंट डेफिनेशन गिवन है। प्रेजेंटेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल लीज मॉडल फॉर लेसीज, देर आर मेनी चेंजेस इन द प्रेजेंटेशन इन द 3 components ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब सिंगल लीज मॉडल जो हमने इंट्रोड्यूस करा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, P&L में और कैश फ्लोज में। लेकिन डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, यहाँ पर AS 19 में क्या है, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब उसके अंदर चेंजेस हैं। डिस्क्लोजर की बात करते हैं, डिस्क्लोजर की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा डिस्क्लोजर। देयर आर अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द डिस्क्लोजर relating to the qualitative aspects of leasing transaction. For example, entities are required to disclose the nature and risk arising from lease transaction. ये भी आपका डिस्क्लोजर बढ़ जाता है कि
आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है नेचर एंड रिस्क जो भी आप लीज ट्रांजेक्शन से कर रहे हो। ऑल्सो इन केस ऑफ लेसर देर आर चेंजेस इन द डिस्क्लोजर ऑफ मेच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज पेमेंट रिसीवेबल। और जो लेसर है उस केस में क्या चेंज बता रहे हैं ये मेच्योरिटी एनालिसिस की, लीज पेमेंट रिसीवेबल की कितना मेच्योर होता है, कितना मेच्योरिटी एनालिसिस है। और डिफरेंस इन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में AS19 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस बोल दिया कि हाँ भैया प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट में थोड़ा डिफरेंस है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में भी थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसी के साथ हमने 10 पॉइंट्स पढ़ तो लिए हैं, लेकिन एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कुछ और तो नहीं गिवन, नहीं और कुछ नहीं गिवन। अब एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा आया था LMS में सबसे पहले लीज डेफिनेशन में हमें यहाँ पर एक गाइडेंस गिवन थी, वहाँ पर गाइडेंस नहीं गिवन थी। गाइडेंस क्या थी, हाउ टू अप्लाई द डेफिनेशन। मॉडिफिकेशन में हमें अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन के बीच में यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव प्रिस्क्रिप्शन थी, यहाँ पर नहीं थी। स्कोप में यहाँ पर लैंड को नहीं, AS19 में लैंड को नहीं लेते, लेकिन ऐसा कोई स्कोप एक्सक्लूजन इंड AS 116 में नहीं है। इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज इंड AS 116 में इसका डिफरेंस गिवन है, लेकिन AS19 में इसका कोई डिफरेंस गिवन नहीं है। क्लासिफिकेशन में यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज अब खत्म हो चुका है, जबकि एक सिंगल तरीका आ चुका है अकाउंटिंग फॉर लीज का। आप सीधा या तो एसेट मानोगे या लाइबिलिटी मानोगे, अनलेस आपने रिकग्निशन एग्जेम्पशन ना ले लिया हो। लेकिन AS19 में तो आपको पता है कि हमें फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 दोनों टेक्निकल है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन के लिए सीधा सीधा ये बोलता है कि यहाँ पर गेन लॉस हमें डिफरेंट तरीके से बुक करते हैं हम लोग, जो भी हमारा गेन या लॉस निकलता है सेल की वजह से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसको जो भी हमारा फाइनेंस लीज होता है, सेल्स माइनस कैरिंग अमाउंट, जो भी हमारा एक्सेस निकलता है हम उसे डेप्रिसिएशन के बेसिस पर एमोटाइज कर देते हैं। और यहाँ पर हमें बोला था कि इंड AS 115 के हिसाब से रेवेन्यू कंसिडर करना है, और रेवेन्यू कंसिडर अगर सेल हो जाता है तो लेसर लेसी दोनों लीज कंसिडर करेंगे, अगर नहीं होता है तो फाइनेंस एसेट और फाइनेंस लाइबिलिटी कंसिडर करा जाएगा। AS19 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर 7, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। 3 तरीके से इसको बांटा हुआ था। 3 तरीके में पहला था नॉन मैन्युफैक्चरर नॉन डीलर, जिसमें यहाँ पर बोला था कि फाइनेंस लीज रिसीवेबल में ही वो आ जाए, इस तरीके से आप लीज रेंटल्स को या उसको डिफाइन करो। और यहाँ पर था एक्सपेंस ऑफ कर दो इमीडिएटली, और या फिर आप इसको एलोकेट कर सकते हो जितना भी लीज टर्म है उसमें। मैन्युफैक्चरर डीलर के लिए दोनों में सेम था कि एक्सपेंस ऑफ कर दो। ऑपरेटिंग लीज में यहाँ पर बोला हुआ था कि कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दो और उसको एक्सपेंस ऑफ करते जाओ लीज टर्म में। और यहाँ पर दोनों चीज़ें बोली थी कि डेफर कर दो इनकम के बेसिस पर या फिर एक्सपेंस ऑफ कर दो उसी टाइम पे। ठीक है, और 8th में हमारा था कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट यहाँ पर मॉडिफाई है, यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन गिवन है। प्रेजेंटेशन में यहाँ पर सिंगल लीज की वजह से प्रेजेंटेशन में काफ़ी चेंज आ जाता है, यहाँ पर डिफरेंट है। डिस्क्लोजर में यहाँ पर हमें नेचर एंड रिस्क बताना पड़ता है। किसको बताना पड़ता है, ये लेसी को और लेसर को बताना पड़ता है कि जो भी मेच्योरिटी एनालिसिस है लीज पेमेंट रिसीवेबल के डिस्क्लोजर में हमें ये भी देना पड़ेगा। ये 2 एग्जांपल है, वैसे डिस्क्लोजर में थोड़ा चेंज है, और AS19 यही बोलता है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। याद कैसे रखना है, LMS इन प्रवीण शर्मा क्लास DID। आपको इससे पूरे इन्हीं सब से बांट के मतलब इन्हीं 10 पॉइंट्स में सारा डिफरेंस सारे चेंजेस बताने हैं। आई होप अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी होगी, पूरी देखी होगी, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इजी है, लेकिन 8 पॉइंट बहुत ही मतलब ठीक ठाक है। सिर्फ पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन और हमारा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ये 2 पॉइंट ही ऐसे हैं जो थोड़े टेक्निकल है, जो आपको दोबारा पढ़ने चाहिए। बाकी आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप रिकॉल के लिए वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत एफर्ट लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो।